अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। ओ जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान, यह वरदान नान। आप लोगों को लग रहा होगा मैं कोई धार्मिक पंक्ति आपको सुना रहा हूं, पर ये धार्मिक पंक्ति तो है ही, पर उसके साथ साथ आपके परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ये पंक्ति देकर के जो परीक्षक है वो आपसे पूछ सकता है कि ये पंक्ति किसकी है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये पंक्ति श्री रामचरितमानस जो एक पवित्रतम ग्रंथ है, ठीक है, और अगर उसको हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखें तो अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में सबसे प्रमुख ग्रंथ है। तो उसमें जब राम जी को मनाने भरत जी जा रहे हैं और प्रयाग में पड़ता है, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तो वहां पर जा कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। कि न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, तो चाहिए क्या कि जन्म जन्म रति राम पद। रति मतलब प्रेम, किसके चरणों में? राम जी के चरणों में प्रेम हो, यही यह वरदान नान, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये दे दीजिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया था उसी को निभाते हुए आप सबके समक्ष आज मैं अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ, छोटी, क्रिस्प और बहुत ही बेहतर और शानदार कंटेंट के साथ। बेशक आपके पास 20-22 मिनट की क्लास पहुंचती है, परंतु इसको तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कई बार तो 2-2, 3-3 घंटे, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ तक अगर आप पास पहुँच रही है तो वो बहुत महीन छेदों से होकर, छोटी छोटी जालियों से होकर, फिल्टर होकर के आप तक पहुँच रही है। जो भी चीज़ आएगी सटीक आएगी, धुरंधर तरीके से आएगी और अच्छे तरीके से आएगी। आज हम लोग देखेंगे लिपि। लिपि क्या चीज होती है और देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ चीजों को समझेंगे। साथ में जो सबसे मतलब टिपिकल पॉइंट है वर्णमाला का, वर्णों की संख्या, इसको भी बहुत अच्छे से जानेंगे। इसके मध्य अंतर और अपवादों को भी समझने का प्रयास करेंगे, और साथ में सफल होने के लिए कौन कौन सी कमियां हम अपने भीतर छोड़ देते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, उन कमियों के ऊपर और उन बाधकों के ऊपर भी बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे। बट एक बार मैं आपको बोल देता हूं, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपकी जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे क्वेश्चन डालता रहता हूं। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और जीएस की क्लास भी हम जल्दी चालू करेंगे। पहले हिंदी का पूरा रूटीन बन जाए तो जीएस की क्लास भी सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए चालू करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। हाँ, पीडीएफ का फिर बता देता हूं। पीडीएफ मैं बहुत जल्दी बनवाऊंगा, टाइप करवा के आपको सबसे बेस्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कम से कम मूल्य में, और बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा। मूल्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कक्षाएं बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क हैं। वो मेरा सपना भी है कि हर घर तक, हर व्यक्ति तक ये मूल्यवान कंटेंट पहुंचे और हर एक मध्यम वर्गीय परिवार एवं गरीब बच्चे को इसका लाभ हो। परंतु आर्थिक समस्याओं से न जूझना पड़े चैनल को, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लागत मूल्य रखकर आप तक पीडीएफ पहुंचाई जाएगी। कैसे पहुंचेगी वो बात जल्दी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़ना शुरू करते हैं। देखो, कल हमने वर्ण के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा। वर्ण क्या होता है, ठीक है, वर्णमाला क्या चीज है, वर्ण विचार क्या है, इन दोनों के मध्य अंतर्गत स्पष्ट किया। वर्ण और अक्षर को ज्यादातर लोग एक ही बता देते हैं, परंतु वर्ण अलग होते हैं, अक्षर अलग होता है। वर्ण से ऊपर अक्षर होते हैं और अक्षर से ऊपर होते हैं शब्द, यानी कि वर्ण और शब्द के मध्य में जो कुछ स्थिर रहता है वो अक्षर होता है, यानी कि शब्दांश आप कह सकते हैं। वर्ण विचार एक बड़ी व्याख्या वाला शब्द है, जबकि वर्णमाला वर्ण विचार के अंतर्गत ही आने वाला एक कह सकते हैं एक टर्म है या एक पद है, इस तरह से आप मान सकते हैं। आज लिपि के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लिपि के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, इसको अंग्रेजी में स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। परंतु आपको एक बात पता है कि जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, वर्ण निकलते हैं, ध्वनियां निकलती हैं, वो ध्वनियों का स्वभाव कैसा होता है आपको पता है? ध्वनि तरंगों के रूप में विचरित होती है। अगर आपने विज्ञान नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए, और मेरे हिसाब से इतना तो विज्ञान पता ही है कि ध्वनि जो होती है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। और जब भी मुख से ध्वनियां निकलती हैं
ध्वनियां निकलने के साथ या तो किसी के कानों तक बैठ जाती हैं और आपकी कही गई भाषा, आपकी कही गई विचार, आपकी कही गई बात सामने वाला सुनकर आत्मसात कर लेता है, समझ लेता है। और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वो अंतरिक्ष में चली जाती है, उनका एक स्वभाव है ये। पर बात करें लिपि के बारे में ही हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, समझेंगे। यदि 5 व्यक्ति खड़ा है तो आप बोल करके ध्वनि के माध्यम से आप अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति बहुत दूर बैठा है आपसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या आपके 100 किलोमीटर या बहुत दूर, जहां तक मतलब आपके मुख की ध्वनि नहीं पहुंच सकती, वहां वह व्यक्ति बैठा और वहां तक आपको संचार करना है, बातचीत करनी है, अपने मन के विचारों को वहां तक प्रेषित करना है। तो वह व्यक्ति कैसे समझेगा आपकी बात? तो इसका कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। और इस आप क्या बोलेंगे? सर लिख के देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लिख के देंगे। तो यहीं से उत्तर आ जाता है कि भाषा का जो लिखित रूप है, क्या भाषा का जो लिखित रूप है उसको लिपि कहते हैं। यानी कि आपने बोला अ बोल दिया है ना, आपने बोल दिया आम। ठीक है, आपको किससे आपको चाहिए? आम चाहिए आपको, तो आपने बोल दिया क्या कि भाई मेरे को आम चाहिए, है ना। आप बोल दोगे आम, बोल दोगे आम, आप ऐसे बोल दोगे, बात खत्म, मुझे इसको समझ में आ जाएगा। पर ऐसा है कि आप मानो बाग के इस कोने में खड़े हो और आपका साथी बाग के दूसरे कोने में खड़ा है, जहां पर आप चिल्ला के भी बोलोगे तो आपकी आवाज नहीं जा सकती। पर आपको यह पता है कि भाई उस कोने पे आप बाग जो है, मतलब बाग का जो वो कोना है, उस पर आम बहुत बढ़िया मिलते हैं। आप बोलते हो भाई, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है भाई, क्या ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, इशारे भी दिख नहीं रहे ठीक से। उसके पास भी फोन है, आपके पास भी फोन है, आपने टक से व्हाट्सएप निकाला और बोला बेटे आम, तो एकदम उसको समझ में आ जाएगा आम मंगा रहा है लिख के। यानी कि जिन ध्वनियों को आप पहले सुना नहीं पा रहे थे, अब उन ध्वनियों को चिन्हों के रूप में, है ना, एक आकृति के रूप में आपने अंकित किया और सामने तक पहुंचाया, तो वो आपकी बात समझ गया। यानी लिपि क्या है? लिपि आपकी ध्वनि चिन्ह है ना। ध्वनि जो है, जब हम उनके चिन्ह बना देते हैं, ध्वनि क्या है? वर्ण है, हमने देखा था। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो ध्वनि कहो, वर्ण कहो, बात एक ही है। तो जब हम इन ध्वनियों को चिन्हों के रूप में अंकित कर देते हैं तो वह लिपि कहलाता है। यानी कि भाषा का जो लिखित रूप है वो लिपि कहलाता है। बात समझ में आई होगी? ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लिपि वह रूप है जिसके अकॉर्डिंग वर्ण लिखे जाते हैं, है ना। भाषा लिपि क्या है? वह रूप है जिसमें वर्ण लिखे जाते हैं। यह बात आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अगर अब बात करें हिंदी की, तो कोई ना कोई भाषा जो होती है, आप भाषा है, तो मैंने क्या बोला? भाषा का लिखित रूप है। तो हिंदी भी एक भाषा है, तो हिंदी एक भाषा है तो निश्चित रूप से उसकी भी एक लिपि होगी। और हिंदी की जो लिपि है उसको नागरी लिपि या देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये शंका हो सकती है कि नागरी और देवनागरी अलग अलग क्यों लिखा है? तो इसके पीछे आपको हिंदी साहित्य में कुछ जाना पड़ेगा। पहले इसको नागरी लिखा गया क्योंकि हिंदी व्याकरण को लिखने का जो चलन है वो बहुत पुराना नहीं है। क्योंकि जब आपको पता है कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो संस्कृत से होते होते, अपभ्रंश से होते होते, अवहट्ट से होते होते वो फिर हिंदी में आया, प्रारंभिक हिंदी में आया। और जब वो प्रारंभिक हिंदी में आया तो सबसे पहले उसमें काव्य रचना शुरू हुई, पद्य लिखे गए। तो पद्यों को लिखने के लिए कोई विशेष व्याकरणिक शुद्धियों की या व्याकरणिक नियमों की आवश्यकता कभी नहीं थी। परंतु जैसे ही जो साहित्य काल है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है या जो हिंदी साहित्य है, उसने गद्य काल के रूप में करवट लेनी शुरू की, गद्य काल में एंटर किया, तो धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि हमको हिंदी भाषा के लिए एक व्याकरण की भी आवश्यकता है। और व्याकरण की आवश्यकता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और भी बहुत सारे विद्वान जिन्होंने धीरे धीरे अपनी अपनी व्याकरण की कृतियों को सजोना शुरू किया, लिखना शुरू किया। परंतु सबसे पहले व्याकरण को लिखने का विचार सबसे पहले अंग्रेजों के मन में आया था। इसको कभी भाषा के विकास में समझेंगे। परंतु आप ये समझिए कि जब लिपि आगे बढ़ती बढ़ती चली आई तो नागरी प्रचारणी सभा का नाम आपने सुना होगा, वहीं से संबंध होकर के हिंदी की जो लिपि है उसका नाम निकल के आया नागरी। तो आपने बोला सर नागरी लिपि होना चाहिए, देवनागरी क्यों आया? अब आप बात समझिए
कि जब नागरी लिपि जो हिंदी की थी, जब उसने संस्कृत को भी अपने भीतर समाहित करने का प्रयास किया, संजोने का प्रयास किया, कुछ चीजें लेने का प्रयास किया, क्योंकि हिंदी संस्कृत के बिना अछूती है। हिंदी के बहुत सारे व्याकरणिक नियम संस्कृत से प्रभावित हैं। तो जब हिंदी व्याकरण ने अपने भीतर संस्कृत को थोड़ा संजोना शुरू किया, तो संस्कृत का नाम देव भाषा होने के कारण वहां से देव ले लिया गया और इसको देवनागरी लिपि कहा गया। क्या कहा गया? देवनागरी लिपि कहा गया। अगर बात करें हिंदी भाषा के विकास की, तो वह संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी तक का रास्ता मोटा मोटा तय करती है। ये एक कालक्रम आप कह सकते हैं। परंतु जब देवनागरी लिपि के विकास की बात की जाती है, तो देवनागरी लिपि का विकास आपको बोल देना है कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का जिक्र आपने खरोष्ठी लिपि के साथ में सुना होगा, और इनका जिक्र आपने महान मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों के संबंध में जाना होगा। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि। तो उसी ब्राह्मी लिपि से आगे चल करके जो विकास हुआ है वो देवनागरी लिपि का हुआ है। ये बात आपको समझनी है। बात आपको समझ में आई होगी। अब लिपियों की अगर बात हो रही है, तो हम कुछ और भाषाओं की लिपियों की भी बात कर लेते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा है, उसकी जो लिपि है वो रोमन है, यानी कि जो आप लिखते हैं ना, यहां पे लिख दिया राम, तो ये जो राम जो लिखा हुआ है, इसकी लिपि आपकी रोमन है। बहुत सारी भारतीय भाषाओं की भी जो लिपि है वो देवनागरी है, परंतु 4 जो मुख्य भाषाएं हैं, जिसमें आपकी संस्कृत, जिसमें आपकी हिंदी, जिसमें आपकी मराठी और जिसमें आपकी नेपाली विशेषकर आती है, इनकी जो लिपि है वह भी देवनागरी है। ठीक है। उर्दू के बारे में आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है, उसकी जो लिपि है वो नस्तालीक है। कौन सी है? नस्तालीक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि आपकी गुरमुखी है। ये बात आपको बहुत बेहतर ढंग से पता होगी। आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, पर साथ में आपको ये इन चीजों पर भी डिस्कशन करते चलें हम अगले टॉपिक के बढ़ने की तरफ। देखो, सफलता के मायने क्या हैं, ये हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि सफलता क्या है। कोई व्यक्ति कांस्टेबल बनना चाहता है और वो कांस्टेबल बन जाता है, तो वही उसके जीवन की एक उपलब्धि है और वही उसके जीवन की एक सफलता है। कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है और वो बन जाता है, तो उसके लिए वह एक उपलब्धि है, वह ही उसके लिए सफलता है। कोई व्यक्ति छोटी सी दुकान चलाना चाहता है और चला रहा है, तो उसके लिए वह सफलता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि वह आईएएस बनना चाहता है, वह आईएएस बन जाता है, वह सफलता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं एक टीचर बनूं, तो टीचर बन जाता, सफलता है। सफलता कोई मानक बिंदु नहीं है जो पूरे के पूरे समाज को इकट्ठा करके लेके चले और बोल दे कि भाई अगर आप इस पॉइंट के आगे निकल जाते हैं तो ये सफलता है। नहीं, सफलता के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग हैं। बहुत सारे व्यक्ति उस जीवन की तलाश में हैं जो आप जी रहे हैं। अगर आपके घर में सब सुविधाएं हैं, सब चीजें आपके घर में हैं, और फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, यानी कि आपके मन में कहीं ना कहीं यह है कि अभी तक मैं मतलब सक्सेस नहीं हुआ हूं। यानी कि आपके मन में है कि मैं गाड़ी ले लूंगा, बंगले बना लूंगा, एसी लगा लूंगा, कूलर लगा लूंगा, पंखे लगा लूंगा, नौकर चाकर रख लूंगा, दुकान चला लूंगा, पंपे चला लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, काम कर लूंगा, बड़े धंधे कर लूंगा, तो आपके मन में यह बात आ जाएगी कि मेरे लिए वो सफलता है। परंतु जो आप जी रहे हैं, हो सकता है आपसे भी निचले वर्ग में जो व्यक्ति जी रहा है, उसके लिए आपकी सीमा तक पहुंचना सफलता के मायने हो। परंतु हम जब बात सफलता के मायने करते हैं, तो सफलता के मायने कुछ भी हो, उनके लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पहला, आपका लक्ष्य नियत होना जरूरी है। आपका लक्ष्य, आपका टारगेट नियत होना जरूरी है, फिक्स टारगेट होना चाहिए। यदि आपकी लाइफ में एक सेफ टारगेट नहीं है, एक फिक्स टारगेट नहीं है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आज आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आज आप बिजनेस करने की तैयारी कर रहे हैं, आज आप घोड़ा बुग्गी चला रहे हैं, आज आपको क्रिकेट खेलना है, आज आपको साइंटिस्ट बनना है, कल को आपको सीडीएस में जाना है, कल को आपको सेना में जाना है, उसके बाद आपको आईएएस बनना है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। आप एम रखो कुछ भी, वो दुनिया के लिए छोटा हो सकता है, परंतु आपके लिए वो भगवान से कम नहीं। दूसरा, उसके हिसाब से आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी लगन पक्की होनी चाहिए। मोटिवेट एवरी टाइम, मोटिवेशन अंदर से आता है, सामने वाला व्यक्ति देता ही नहीं है।
और तीसरा प्रमुख बिंदु है मेहनत। जितनी मेहनत वह लक्ष्य मांगता है आप उसको दीजिए। और भी चर्चा इस पे करते रहेंगे, पर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देवनागरी लिपि की पहचान की बात करते हैं। अगर देवनागरी लिपि आपसे कोई पूछे कि आज से पहले आपने देवनागरी लिपि को नहीं देखा है, तो देवनागरी लिपि को आप कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको सीधे सीधे, या व्याकरणाचार्य जो वैयाकरण है वो आपको सीधे सीधे बता रहे हैं कि भाई देवनागरी लिपि की पहचान क्या है, कि देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी कि अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा होती है, तो ये देखो मैंने बाएं से दाएं लिखा है ना। उर्दू का क्या होता है, उर्दू आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है, परंतु देवनागरी लिपि जो है उसकी पहचान ही होती है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरी प्रमुख पहचान है कि प्रमुख शब्द, प्रत्येक शब्द के ऊपर एक शिरोरेखा होती है। यानी कि ये दिख रही है आपको डंडा, ये ऊपर डंडा, हर शब्द के ऊपर एक डंडा होता है, परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा स्पेस रहता है, कुछ चीजें रहती हैं, वो बात है। ये प्रमुख पहचान है आपकी किसकी? आपकी देवनागरी लिपि की। ये हमने लिपि के बारे में समझ लिया है। अब हम वर्णों की संख्या के ऊपर बात करते हैं। वर्णों की संख्या से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु आपको अब परीक्षा में अपने दिमाग को खोलकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ लिया जाएगा ये आइडिया आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा कुछ गया है, आप समझते कुछ हैं, आप उत्तर कुछ देते हैं, आपको लगता है मेरा प्रश्न सही हुआ है, परंतु आपका प्रश्न सही होते हुए भी गलत हो जाता है, आपकी मूर्खता के कारण, आपके प्रश्नों को न समझने के कारण। आपको सबसे पहले हम यहां देखते हैं वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या में सीधे सीधे जब बात की जाती है तो ज्यादातर मतलब बच्चे भी, सब लोग यही पढ़ते हैं कि वर्णों की संख्या 52 है और उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण ये है, वो भी हम देखेंगे। ये कक्षा क्योंकि एग्जाम टारगेटेड है तो मैं बहुत ज्यादा डीप इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा, पर आपके एग्जाम के हिसाब से मैं चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है, अगर यह पूछा जाए कि देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 52 नहीं बोलना है। अगर आपको पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में या वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 52 बोलना है। परंतु जब आपसे स्पेशली पूछा जाए कि देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो देवनागरी में वर्णों की संख्या आपको 48 बता देनी है। कितनी? 48 बता देनी है। यहां पर भी विद्वानों के बीच में मतभेद है, कोई 47 बताते हैं, कोई 48 बताते हैं, क्योंकि वर्णों के ऊपर विद्वानों का मतभेद चलता रहता है कि हम इस वर्ण को नहीं मानते, हम उस वर्ण को नहीं मानते, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन नहीं है। तो इसके ऊपर हम गंभीर चर्चा करेंगे कभी अलग, और इसका निष्कर्ष निकालेंगे, इन पे भी हम काम करेंगे। जो कमियां हैं, जो बुक्स में आप 10 बुक्स ले लीजिए, वहां भी आपको क्लियर नहीं होगा। मेरे पास 10 बुक्स हैं हिंदी की, पर वहां पर एक भी जगह इनका उचित समाधान नहीं किया गया, तो इनके समाधान को भी निकालने का हम प्रयास करेंगे। 47 और 48, परंतु परीक्षा में आए तो आपको 48 उत्तर देना है। यदि 47 48 दोनों है तो 48 चुनना है, या 47 48 जो भी आए एक ही आएगा, आपको उत्तर देना है। ज्यादा जो जोर रखना है वो 48 पे रखना है। 47 कहीं कहीं इस तरह का लिखा हुआ है, परंतु देवनागरी में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 48 है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात है, देवनागरी में अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको बताना है देवनागरी में स्वरों की संख्या है आपकी 13। कितनी? 13। अब देखो हिंदी वर्णमाला में या वर्णमाला में ऐसे पूछते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, या वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, या स्वरों की संख्या कितनी है। 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सीधे उत्तर लगाएंगे 11। परंतु जब पूछा जाए कि देवनागरी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 13 लगाना है। उनकी गिनती कर लेते हैं। देखो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हैं आपके 11। यहां तक क्या है आपके? ये 11 हो गए। अगर आप हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, वह हिंदी वर्णमाला की स्वरों की संख्या की, तो आपको 11 उत्तर देना है, और वो 11 की 11 ये रहे। परंतु जब हम बात कर रहे हैं देवनागरी की तो इसमें 13 आ जाते हैं, और 13 में 2 और जुड़ जाते हैं, अंग और अह ये जुड़ जाते हैं। वास्तव में इन दोनों को मिलाकर ही अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह के बारे में अभी चिंतन करेंगे, आगे देखेंगे।
अयोगवाह क्या है या आगे क्या देखेंगे मैं आपको यही बता देता हूं। देखो अयोगवाह क्यों कहा जाता है, इसमें दो शब्द हैं, अयोगवाह, अयोगवाह। ये जो हैं यहां पर तो देवनागरी की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर 13 हैं जिनमें अयोगवाहों को भी अलग से नहीं माना गया, उनको स्वरों में ही माना गया है। परंतु जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे या अपने जनरल कॉम्पिटिशन की हम बात करेंगे तो ऊपर के 11 स्वर माने गए हैं, इनको अयोगवाह माना गया है। अयोगवाह का मतलब यह है कि जो अंग और आ है ना, अंग और आ, अंग क्या है आपका अनुस्वार है अंग, और अह क्या है आपका विसर्ग है, ठीक है, अंग क्या है आपका विसर्ग है, ये अनुस्वार है। जब इनकी प्रकृति को देखा जाता है तो ना तो ये स्वरों की तरह से बर्ताव करते हैं और ना ही ये व्यंजनों की तरह से बर्ताव करते हैं, परंतु ये जिसके साथ हो लेते हैं उसी की तरह से बर्ताव करना शुरू कर देते हैं, उसी के साथ ये मायने देने शुरू कर देते हैं। समझ आता हूं, ना तो ये स्वर है और ना ये क्या है व्यंजन है, यानी कि इनका जो योग है ना, इनका जो योग है वो मतलब इनका योग नहीं है, अयोग मतलब इनका योग नहीं है, किससे, न स्वर से न व्यंजन से। अयोग का मतलब क्या है कि इनका योग नहीं है, इनका मिलान नहीं है, इनकी दोस्ती नहीं है, इनकी यारी नहीं है, किससे, न स्वरों से न व्यंजनों से। परंतु इतना होने के बाद भी ये जब स्वरों के साथ लग जाते हैं तो वाह मतलब कि वहन करते हैं, वहन करते हैं क्या, मायना देने लगते हैं, अर्थ प्रदान करने लगते हैं। यदि स्वरों के साथ भी लग जाते हैं तो स्वरों के साथ मायने प्रदान करने लगते हैं, और व्यंजनों के साथ लग जाते हैं तो व्यंजनों के साथ मायने प्रदान कर देते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका किसी से कोई मेल मिलाप नहीं है परंतु फिर भी वो जिसके साथ रहने लगते हैं वो मायने देने लगते हैं, इसका मतलब होता अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह। तो देवनागरी में कितने वर्ण हैं, देवनागरी में 13 वर्ण हैं, ए आ ई उ री ए आई ओ औ, अंग आह 13। अयोगवाहों को भी देवनागरी में स्वर माना गया है, परंतु हिंदी वर्णमाला की बात करें तो ऊपर के केवल 11 आपके स्वर हैं, जबकि नीचे वाले जो हैं आपके अंग और आह ये अयोगवाह हैं, और इनका अर्थ मैंने बता दिया। देवनागरी में 13 को छोड़कर बाकी 48 में जितने बच रहे हैं आपके सब क्या हैं, व्यंजन हैं, वो हमारे काम के नहीं हैं। अब हम एक गंभीर चर्चा करेंगे आपके पूरे के पूरे किस पर, पूरे के पूरे आपके हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण के ऊपर, उनको समझेंगे, उनकी संख्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। आज संख्या के बारे में डिस्कशन करते हैं, देखते हैं आगे।